बात। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रही उसमें पहली बड़ी खबर है भारत वियतनाम संबंध। वियतनाम के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच क्या कुछ समझौते हुए, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल सरकार गठन की तैयारी। बंगाल में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, तो हिंसा की घटनाओं पर बंगाल में आरोप प्रत्यारोप के नए दौर की शुरुआत भी हो गई है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की तीसरी बड़ी खबर है पंजाब धमाके पर सियासत। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद सियासत गर्मा गई है। इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा भी होंगी तमाम महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत वियतनाम के बीच मजबूत हुई विरासत और विकास की साझेदारी। कई बड़े समझौते, सहमति पत्रों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री ने कहा वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ। वियतनाम के राष्ट्रपति ने भारत को बताया विकास और नवाचार का वैश्विक केंद्र। पश्चिम बंगाल में 9 मई को होगा भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण। ऐतिहासिक पल के लिए ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारी तेज। जनादेश के बावजूद इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी ममता बनर्जी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ का आरोप। नतीजों के बाद बदला तमिलनाडु का सियासी समीकरण। गठबंधन तोड़ टीवीके के साथ आई कांग्रेस। तिलमिलाई डीएमके ने लगाया विश्वासघात का आरोप। भाजपा बोली क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की पुरानी आदत। पंजाब धमाके में तेज हुई सियासत। जांच एजेंसियों ने उलट सीएम मान ने भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप। भाजपा ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को राजनीतिक रंग देना बेहद शर्मनाक। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य। व्यावसायिक एलपीजी का वितरण में भी हो रहा सुधार। प्रभावित क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने का फैसला किया गया। दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शिक्षा सहयोग से जुड़े तमाम बड़े फैसले भी लिए गए हैं। विरासत और विकास से जुड़े द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देने वाली मुलाकात। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक यादगार रही। द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में फैसला हुआ कि डिजिटल तकनीक, रेयर अर्थ, पर्यटन और सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में सहयोग बढ़ाया जाएगा। पीएम ने घोषणा की कि भारत चंपा सभ्यता से जुड़ी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा। दोनों देश $16 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $25 अरब के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ
सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भुगतान प्रणाली और डिजिटल पेमेंट नवाचार में सहयोग का निर्णय लिया गया। साथ ही क्रॉस बॉर्डर क्यूआर कोड इंटर ऑपरेबिलिटी से जुड़े सहमति पत्र का आदान प्रदान किया गया। हमने अपने सेंट्रल बैंक के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम ज्ञान भारतम मिशन के तहत साझा प्रोजेक्ट, मुंबई और हो ची मिन्ह सिटी के बीच स्थानीय निकाय संबंधी सहयोग से जुड़े सहमति पत्रों का भी आदान प्रदान हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय और हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के बीच सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही आईसीसीआर और वियतनाम के 2 विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग का फैसला हुआ। चिकित्सा उत्पाद विनियमन सहयोग से भी रिश्तों को नई गति मिलेगी। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। पीएम ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार जताया। कहा, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और विजन महासागर का मुख्य स्तंभ है। पीएम ने हिंद प्रशांत को लेकर दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। भारत आसियान व्यापार समझौते को वर्ष के अंत तक अपडेट करने का भी ऐलान किया गया। I would like to congratulate India for its leaps and bound progress. India has been soaring ahead as a center of growth and innovation in the world. इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अतिथि राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत की मौजूदा यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पे सरकार गठन की तैयारियां हो गई हैं तेज। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। 8 मई को बीजेपी के सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है तो 9 मई को बीजेपी सरकार का गठन होगा। चुनाव आयोग ने जीते हुए विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप दी है तो सरकार गठन के भव्य समारोह को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच बंगाल के कुछ इलाकों में हिंसा की खबरों के बीच बंगाल पुलिस ने हिंसा के पीछे जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की बात कही है तो टीएमसी कार्यालय से हथियारों के बरामद होने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन पूरे बंगाल में तेज कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फलता को छोड़कर बाकी 293 सीटों के विजेताओं की सूची राज्यपाल को सौंप दी है। इसी के आधार पर नई विधानसभा का गठन किया जाएगा। हम लोग नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन दे आए हैं, जिसमें आपके 294 में 293 सीट्स का जो इलेक्शन संपन्न हुआ है। एक फाल्टा का तो आपका रिपोल होगा 21 तारीख को। 293 सीट्स में कौन जीता है 293 सीट्स में, वो उसकी लिस्ट दे दी। हम नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑनरेबल गवर्नर। चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। हमारा जो मेन काम है कि ग्राउंड में कहां पर वीआईपी का जो है स्टेज होगा, किस तरफ स्टेज होगा, वीआईपी का ट्रैफिक मूवमेंट किस तरीके से होगा, पेडेस्ट्रियन क्राउड का फ्लो किस तरीके से होगा, वो सारे डिटेल्स और निटिग्रिटीज हम लोग जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हम लोगों की एक मीटिंग होगी जिसमें सब एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करके हम लोग फाइनल करेंगे। 8 मई को कोलकाता में आयोजित होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता का नाम का ऐलान किया जाएगा। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मोहन चरण मांझी भी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। 9 तारीख सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत की शास्त्र मंत्री, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साथ साथ सारा बीजेपी का आला नेता या 20 राज्य की मुख्यमंत्री उस सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। इधर भाजपा सरकार गठन की तैयारियों में जुटी है। ममता को मात देकर शुवेंदु अधिकारी ने माता मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उधर टीएमसी अब भी हार को पचा नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने के बयान के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी की चौतरफा आलोचना हो रही है। ममता जी की पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, उनको सत्य को स्वीकार करना चाहिए। उनमें अगर नैतिकता थोड़ी भी बहुत बची होगी तो सारी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दीदी को हार हजम नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही जिद पे बैठी है और इतनी डेस्परेट है कि मुख्यमंत्री के पद को छोड़ेगी नहीं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्शन कमीशन पहले गजेट देगा, गजेट नोटिफिकेशन गवर्नर को मिलेगा और उनको इस्तीफा तो देनी ही पड़ेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए हिंसा और उत्पात की खबरें लगातार आ रही हैं। हालत ये है कि टीएमसी पर अब अपने ही हारने वाले नेताओं पर हमला करवाने का आरोप लग रहा है। बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि भाजपा के पूर्व सांसद दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले टीएमसी उम्मीदवार ने रात में फोन कर उनसे मदद मांगी। टीएमसी उम्मीदवार ने कहा कि हारने के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके कार्यालय पर हमला कर दिया।
की जान को खतरा है। दक्षिण 24 परगना जिले के घुटियारी शरीफ क्षेत्र के नारायणपुर इलाके में टीएमसी के एक दफ्तर से पुलिस ने बड़ी संख्या में धारदार हथियार बरामद किए। इस बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य में जंगल राज खत्म कर कानून का शासन स्थापित किया जाएगा। पुलिस ने अब तक तोड़फोड़ के मामलों में 80 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ मामलों में शिकायत न मिलने के बावजूद स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज किए हैं। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर 65 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात की गई हैं, जबकि 240 मोटर बाइकों पर क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल की इसी बड़ी खबर पे करेंगे हम चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। बीजेपी को कमान, दीदी कर रही जनादेश का अपमान, क्योंकि इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी हैं ममता बनर्जी। और इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, भाजपा के प्रवक्ता। इसके अलावा प्रकाश चंदालिया जी हैं, संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ अनिग्न सिन्हा राय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी पार्टी के समर्थक हैं। आप तीनों का स्वागत है। राय साहब, शुरुआत इस बात को लेकर कि क्या आज जो विधायकों के साथ बैठक हुई दीदी की, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की, क्या इस्तीफा देने को लेकर कोई बातचीत हुई है? क्या अभी भी अडिग हैं दीदी कि इस्तीफा नहीं देंगी? देखिए, इधर टीएमसी ऑपोजिशन में बैठी है, ठीक है, और टीएमसी के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम लोग का अंदर की बात है, हम लोग अभी क्यों बताएंगे। तो जो मीटिंग हुआ है इट्स सीक्रेट मीटिंग, इसके बारे में बाद में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। नहीं सर, कई जानकारियां तो बाहर आ रही है ना कि दीदी ने अभिषेक बनर्जी के उनके कुशल नेतृत्व पे तालियां बजी हैं, वहां पे एक तरीके से वो ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसी तमाम खबरें तो निकल के आई उसी मीटिंग से। आपका खबर कहाँ से मिल रहा है, इसका सूत्र कहाँ से मिल रहा है, ये तो थोड़ा कृपा करके आपको बोल दीजिएगा तो हमको भी जानने पड़ेगा। देखिए, संवाद माध्यम का एक चीज होता है, हमको खबर सूत्र के अनुसार हमको खबर मिला, सूत्र कहाँ है इस किसी को पता नहीं है। उसके बाद छोड़ दीजिए, ऐसे सूत्र बहुत कुछ मिल जाता है। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी हो गया। सर व्हाट्सएप के नहीं सर, जेन्युइन बता रहा हूँ। आगा ये जानकारी सभी पत्रकारों को सर ये जानकारी सही पत्रकारों को। खैर इसी विषय पे आते हैं कि क्या दीदी इस्तीफा देंगी या नहीं, कुछ इसको लेकर अपडेट। देखिए, तृणमूल कांग्रेस बिलीव करता है ये जो चुनाव हुआ ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं हुआ, चुनाव आरत वर्सेस टीएमसी हुआ। हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि 27 लाख लोग आज मतदान पे ये नहीं कर पाए, वोटदान नहीं कर पाए, इसका क्या होगा। हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जब काउंटिंग चल रहा था तब टीएमसी का जो कार्यकर्ता है उनको बाहर क्यों निकाला दिया, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ये प्रोटेस्ट के लिए बोला कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, इन सारी शिकायतों को सर आप लोग क्या कोर्ट तक ले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आरोप क्या महज राजनीतिक आरोप है, या आप आरोपों को कोर्ट तक ले जाएंगे प्रूफ के लिए, ताकि आप लोग उस बात को प्रूफ कर सके कि ये आरोप सही है कम से कम? जरूर, आपका बात एकदम सही। हम लोग कोर्ट पे जा रहे हैं, उसका तैयारी चल रहा है, जरूर हम कोर्ट पे जाएंगे। कौशल कांत जी, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब एक तो इस्तीफा को लेकर अभी तक दीदी अडिग है तो कुर्सी खाली नहीं है, दूसरा ये कि आप लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर वो जो जीत छीन ली है उनके हाथ से, वो आरोप लगातार अभी भी लगा रहे हैं आप पे। कौशल जी। सिन्हा साहब की एक बात से तो मैं एग्री करता हूं कि ये जो चुनाव था ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं था। बिल्कुल सही बात है सिन्हा साहब, ये चुनाव था टीएमसी वर्सेस बंगाल की जनता, जिसमें बंगाल की जनता जीती है और टीएमसी को हराया है, और इसीलिए ममता जी चली गई। दूसरी चीज, जो संविधान की लाल कॉपी लेके घूमते रहते थे, यही वाली कॉपी लेके घूमते थे, इसी संविधान में ये लिखा हुआ कि कार्यकाल पूरा होने के बाद जो सीएम का पद है वो अपने आप रिक्त हो जाता है। उसमें एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि कभी कभी पहले क्या होता था कि 5 साल पूरा होने के पहले भी इलेक्शन आ जाते थे, और उस समय जब कोई सीएम हार जाता था तो वो जाके इस्तीफा देता था। यूजुअली 5 साल का टाइम पूरा नहीं होता, उसके पहले ही इलेक्शन होते थे, इसलिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी। अगर 5 साल का टाइम पूरा हो जाए तो हमें संवैधानिक तौर पर किसी के इस्तीफे की जरूरत नहीं है, वो कार्यकाल कंप्लीट
ये अधिकार संविधान हमारे देश के नागरिकों को देता है, बंगाल की जनता को देता है। तो दीदी चुनाव इस्तीफा दें या ना दें, 5 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म और जनता जीती। ठीक है, तो लेकिन कौशल जी इसमें कोई सवाल doubt और उससे महत्वपूर्ण confusion ये नहीं भी आ रखना। गया, सवाल उससे महत्वपूर्ण ये भी आ गया, जिस परिवर्तन के भरोसे एक तरीके से जनता ने आपको जन समर्थन इतना प्रचंड जीत दी है, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस, हिंसा एक बार फिर से बंगाल में देखने को मिली है। अब तो कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी का शासन आ गया, फिर ऐसा क्यों? देखिए, इसके बारे में बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है कि टीएमसी के गुंडे ही, अभी आपने ही दिखाया कि टीएमसी के ऑफिस में धारदार हथियार पकड़े गए। आप अभी आपके प्रोमो में हमने नहीं देखा, और ये आप दिखा भी रहे हैं ऊपर। अगर ये टीएमसी के ऑफिस से निकल रहा है, टीएमसी के ऑफिस से फेक डॉक्यूमेंटेशन निकल रहा है, फेक आधार निकल रहा है, फेक वोटर आईडी कार्ड मिल रहा है, और अब तो यहाँ तक किया कि पुलिस ने पूरे बंगाल में ही छापेमारी की पॉलिसी शुरू कर दी है। तो टीएमसी के गुंडे जी केवल वही भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने वहां पे कहा है। तो उस पे हमें जाने की जरूरत नहीं। हमारे लिए तो माननीय मोदी जी ने लाइन सेट कर दी थी कल ही कि बदला नहीं, बदलाव के लिए हम आए हैं, और बदलाव ऐसा होगा कि बंगाल की जनता देखेगी। और 9 तारीख को अगर सब प्रकाश जी, सवाल ये है कि जिस ने परिवर्तन को लेकर आगे बढ़े थे, क्या वो परिवर्तन की शुरुआत में एक ऐसा दाग लगा इस हिंसा के चलते जो अपने आप में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है? निश्चित रूप से आर्येंद्र जी, देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में यूं तो जेठ का महीना चल रहा है, लेकिन अगर सच पूछे तो पूरे बंगाल के जनमानस में बासंती बयार बह रही है। सिर्फ तृणमूल पार्टी के कार्यालय में जो है पतझड़ का मौसम चल रहा है। अभी मेरे मित्र अनिंदो दा ने कहा कि आपको कैसे पता चला गया कि आज मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ। आर्येंद्र जी, मेरी एक तृणमूल विधायक से बात हुई है जो नए जीत कर आए हैं, मेरे परिचित हैं, और नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने जानकारी दी है कि आज की बैठक में जो तृणमूल के 80 विधायक हैं उनमें से 11 विधायक एब्सेंट रहे हैं। अब इनकी एब्सेंट होने का क्या कारण कुछ भी हो सकता है कि उनकी कोई नाराजगी रही हो, या हो सकता है कि उनके इलाके में कुछ वातावरण ठीक ना हो, इस कारण से वे ना आए हो, लेकिन 11 एमएलए जो है वो एब्सेंट रहे। और उससे भी बड़ी बात कि पिछले 6 महीनों से ममता बनर्जी का जो मानसिक संतुलन है वो किस दिशा में है, ये पूरे संसार ने देख लिया है। आपको याद होगा, चुनाव आयोग के अपमान करने से लेकर, राष्ट्रपति के अपमान करने से लेकर, प्रधानमंत्री जी को घुसपैठिया कहने से लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को भद्दी गालियां देने से लेकर के तमाम प्रकार की चीजें जो है ममता बनर्जी ने इस चुनाव में की हैं। और अभी एक भारतवर्ष के इतिहास का शायद ये पहला उदाहरण होगा जब राज्यपाल के प्लीजर पर 5 साल के लिए नियुक्त होने वाली सरकार की कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाने के बाद अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दे। वे एक ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं। चुनाव के पहले भी उन्होंने ऐसा कई माहौल बनाया कि बंगाल में इतनी हिंसा हुई कि राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सकें। वो इसमें फेल रही। प्रधानमंत्री जी ने भी और भारत सरकार ने पूरे संयम के साथ काम लिया। एसआईआर को लेकर पूरे प्रोसेस की 12 राज्यों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एसआईआर चला। फिर इसी पश्चिम बंगाल में हुई। ईवीएम को लेकर के दोष लगाने वाली ममता बनर्जी जब इस बार पूर्ण शुद्धिकरण के कारण ईवीएम पर दोष नहीं मर पाई तो उन्होंने परिणाम वाले दिन जो सब कुछ हुआ उसको लेकर उठा दिया। जबकि इस बार ईवीएम मशीनें पूरी एकदम ट्रैकिंग की गई थी, उन पर कोई आरोप नहीं लग सकता था। मतगणना केंद्रों पर इतनी शांति रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है। और अगर तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो वहां विजयन ने इस्तीफा दे दिया, स्टैलिन ने इस्तीफा दे दिया। दोनों एनडीए विरोधी राज्य हैं। यहाँ ममता बनर्जी को इन सारी चीजों से आपत्ति है। ठीक है अनिंगो जी, सवाल यही है कि बाकी राज्यों जहां पे चुनाव हुए सब जगह सत्ता परिवर्तन एक तरीके से जो परंपरागत व्यवस्था उसके तहत हो रहा है, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, उसके बाद नई सरकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, दीदी क्यों अडिग हैं? और दूसरी चीज ये कि क्या हार ना पचा पाने की वजह से उसकी हार का ठीकरा किसी और तरीके से फोड़ने की कोशिश होगी, या फिर परिपक्वता दिखाकर एक बार फिर से अपने आप को तैयार करने की कोशिश करने की जरूरत होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, पहले मैं ये कह देता हूं, देखिए ये हारना जीतना ये लोकतंत्र का एक चीज होता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, ऐसे कोई बात नहीं है, जबरदस्ती का बात तो है नहीं। लेकिन जिस तरीका से ये चुनाव हुआ, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये जनता का राय नहीं है। ये प्रोटेस्ट भी हम कर सकते हैं, हम लोग तो कोर्ट पे जा रहे हैं। बात ये है। दूसरी बात ये है, हमको सुनने में एक चीज बहुत खराब लगा, पोस्टपोल वायलेंस जब हो रहा है तब ये लोग कह रहे हैं कि ये टीएमसी का लोग ही कर रहे हैं, इसलिए पोस्टपोल वायलेंस ज्यादा होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर सुन लीजिए, अगर ये पोस्टपोल वायलेंस बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं
उनको भी मालूम है, बीजेपी का लोग को भी मालूम है। मैं शुक्रविदास हूं, जो सौमिक भट्टाचार्य जो इनका प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि कोई भी अगर बीजेपी का लोग ये हिंसा को भड़काए तो उसके पार्टी से निकाल देंगे। हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी नहीं कर रहा है, ये टीएमसी का लोग कर रहे हैं। ये तो दरअसल गलत बात है। हिंसा कोई नहीं चाहते। हमारा देश में मणिपुर हो या पश्चिम बंगाल, हिंसा कोई नहीं चाह रहा है कि नहीं? तो हम भी वही कह रहे भाई, शांति से। कौशल जी, आपके सत्ता में हासिल मतलब होते ही एक तरीके से जीत के बाद में बीजेपी अब पोस्ट पोल हिंसा करा रही है, सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं टीएमसी वाले। देखिए, सौमिक जी ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बंगाल रक्त रंजित चुनाव कराने के लिए फेमस है पूरे हिंदुस्तान में। एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देख ले जाएं, प्री पोल हिंसा, ड्यूरिंग द पोलिंग हिंसा एंड पोस्ट पोल हिंसा बंगाल में टीएमसी का कैरेक्टर रहा है, उसके पहले लेफ्ट का कैरेक्टर रहा है। तो ये उन्होंने उसी को अडॉप्ट कर लिया है। और जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इनके जो क्लब चलते थे, उन क्लब में क्या होता था कि पहले यही क्लब लेफ्ट वाले चलाते थे, गुंडागर्दी करके, जिसको सिंडिकेट कहते हैं, जिसको कटमनी के थ्रू सिंडिकेट जो इनका चलता है। क्लब तो वही, गुंडे तो वही रहते हैं। पहले वो लेफ्ट में थे, फिर टीएमसी में आ गए, अब वो ये बन करके बीजेपी वाला बन करके गुंडाई कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगेगा कि बीजेपी उनको अडॉप्ट कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुंडे रहेंगे। आप पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गुंडों का क्या हाल हुआ है, ये उत्तर प्रदेश से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शायद बंगाल की जनता ने इसीलिए आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया है परिवर्तन के लिए। वो विश्वास कम से कम कायम रहे, इस प्रकार की हिंसाएं रुके। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, इस खबर पे हमारे साथ विस्तार से जुड़ के बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब बात आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि नतीजों के बाद तमिलनाडु में किस प्रकार से बदला है सियासी समीकरण। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं। और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात तमिलनाडु की।
तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायक उसके पास नहीं है। इसलिए सरकार बनाने के लिए विजय अन्य दलों के समर्थन जुटा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन टीवी को देने का ऐलान कर दिया है, तो विजय ने भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा कर दिया। इस बीच कांग्रेस द्वारा पाला बदलकर टीवी को समर्थन देने पर इंडी गठबंधन के सहयोगी पार्टी डीएमके भड़क गई है और कांग्रेस के व्यवहार को विश्वासघात करार दिया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस व्यवहार को क्षेत्रीय दलों के साथ लगातार किए जाने वाले कांग्रेस की धोखा करने की नीति करार दिया है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से तमिलनाडु में भी सियासत लगातार बदल रही है। नतीजों में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हो पाई। नतीजे आने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर विजय किसके समर्थन से तमिलनाडु की सत्ता की कुर्सी हासिल करेंगे। तमाम कयासों के बीच बुधवार को तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच कांग्रेस पार्टी ने टीवी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और टीवी के प्रमुख विजय ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस घटनाक्रम के बीच जहां कांग्रेस ने तमिलनाडु में सरकार बनाने की संकट को खत्म करने का हवाला देते हुए विजय को समर्थन देने की बात कही, तो डीएमके ने कांग्रेस का साथ छोड़ने पर इसे विश्वासघात करार दिया। The TVK has got 108 seats. So clearly the people of Tamil Nadu want a formation to be headed by the TVK. And it's now incumbent upon the TVK to put together a workable majority. And they have reached out to us formally. And unanimously the Congress party has decided to support a government headed by the TVK. Because we believe that the people of Tamil Nadu want to change. When it comes to switching within a day, it is a higher calling. It is not traitorous, it is not betrayal, it isn't backstabbing. These kind of double standards, this kind of hypocrisy, the people of this country will see through this hypocrisy. डीएमके जहां कांग्रेस के इस कदम को इंडी गठबंधन के खिलाफ बता रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सभी क्षेत्रीय दलों को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को, हर रीजनल पार्टी को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है, यूज किया है और थ्रो किया है। सरकार बनने से पहले तमिलनाडु में सियासी खेमेबाजी जारी है, तो सत्ता में भागीदारी को लेकर भी हलचल लगातार तेज है। इस बीच चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में टीवी के चीफ विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके को 108 सीटें हासिल हुई हैं, जिनमें से 2 सीटों पर खुद विजय निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए टीवीके को 11 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को मिल गया है। कांग्रेस अब तक द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी। विधानसभा चुनाव में द्रमुक ने 59, अन्ना द्रमुक ने 47, कांग्रेस ने 5, पीएमके ने 4, आईयूएमएल ने 2, भाकपा ने 2, वीसीके ने 2, माकपा ने 2, वहीं भाजपा, डीएमडीके और एएमएमके ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। अब सरकार बनाने के लिए टीवीके अन्य दलों के संपर्क में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तमिलनाडु में अब सरकार गठन कैसे होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी लगातार जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। प्रकाश जी, क्योंकि अगर तमिलनाडु के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस ने भले ही 5 विधायकों के समर्थन दे दिया, लेकिन अभी भी नंबर एक चाहिए है, वो कम है। सरकार बनाने के लिए 118 तक जाना होगा, तो ऐसे में बात बनेगी कैसे? दूसरा, इंडिया अलायंस को लेकर डीएमके और कांग्रेस के बीच में सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत बड़ा तेजी से हो रही है। आरेंद्र जी, अगर कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पूरे देश से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। किसी भी बड़े राज्यों में कांग्रेस नहीं है। जितने भी बड़े राज्यों हैं सभी राज्यों से कांग्रेस जा चुकी है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में फिर भी कांग्रेस का शासन है, लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि डी शिव कुमार और मुख्यमंत्री के साथ में जो कुछ है वो सब कुछ सामने है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्षों के संबंध को एक प्रकार से ताक पर रख दिया है, जो निश्चित रूप से डीएमके को रास नहीं आएगा।
ये 75 वर्षों का लंबा गठबंधन, 1971 में पहली बार डीएमके और कांग्रेस ने गठबंधन किया, तो उसके बाद से 75 वर्षों से इन लोगों का साथ चल रहा था। लेकिन अभी जब अवसरवादिता की बात आई तो कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया और इसको टीवीके को, विजय को समर्थन देने की बात कह दी। आप कल्पना करें कि चुनाव के दौरान जब आप चुनावी सभाएं कर रहे थे तब आप टीवीके को निश्चित रूप से कोस रहे थे, विपक्षी पार्टियों को कोस रहे थे, डीएमके की तारीफ कर रहे थे, और आज आप डीएमके का साथ छोड़ करके अब सत्ता में जाने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वर्तमान दौर की राजनीति में ये एक बहुत ही काला अध्याय माना जाएगा। आज देश की राजनीति बहुमत आधारित राजनीति है। आवश्यकता पड़ने पर सहयोगी दलों का समर्थन लिया जाता है, चुनाव के पहले अथवा चुनाव के बाद। अब टीवीके के साथ में कांग्रेस का तो कोई मेल ही नहीं है। कांग्रेस तो प्रारंभ से तमिलनाडु में डीएमके के साथ रही है। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति भावना पर आधारित रही है। एमजी रामचंद्रन का दौर रहा हो, जयललिता का दौर रहा हो, ये सारे स्टारडम वाले लोग थे, अभिनेता, फिल्म जगत से आए हुए लोग, और विजय भी उसी का एक हिस्सा है। एक नया अध्याय तमिलनाडु की राजनीति में शुरू हो रहा है। उनके पास बहुमत नहीं है। आज जब वो 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 107 सदस्यों का समर्थन लेकर के जब वो वहां गए राजभवन में, तो लोक भवन में, तो उनको कह दिया गया कि पहले 118 विधायकों का दस्तखत हस्ताक्षर लेकर का ही, जो उनके पास नहीं था। अभी भी कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद अभी तक उनका बहुमत नहीं है। और आप जानते हैं कि विधानसभा के गठित होने के बाद में विजय की उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है, 1 सीट उनको खाली भी करनी पड़ेगी, 1 सीट उधर भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सीट की लड़ाई है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो डीएमके ने जो प्रतिक्रिया दी है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो जाहिर तौर पर इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है। प्रकाश जी, क्या ये माना जाए, कम से कम तमिलनाडु में दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता के साथ जुड़ने को लेकर कांग्रेस ने विचारधारा, दोस्ती और राजनीतिक धर्म, जो दोस्ती का धर्म है, उसको पूरी तरीके से ताक पे रख दिया और इस बात को लेकर उसकी आलोचना होगी, उसके बाद भी सत्ता लोलुपता दिखाई पड़ रही है। आर्येंद्र जी, कांग्रेस का ऐसा लंबा इतिहास रहा है सत्ता की राजनीति के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। कांग्रेस का आचरण जो है वो देश से छिपा नहीं है। और देखिए, वर्तमान दौर की बात अगर करें, कांग्रेस अगर डीएमके को छोड़ करके पीएमके को समर्थन देती है तो इसकी कीमत 2029 के लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। इंडी गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति को आपने देख लिया है। इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी नाराज है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में के चुनाव में आकर के ममता बनर्जी को कोस रहे थे और उन्होंने कहा था कि बंगाल में अगर भाजपा आई है तो इसके लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। अब तमिलनाडु में अगर वो डीएमके का समर्थन छोड़ करके, डीएमके का साथ छोड़ करके टीवीके के साथ में जाते हैं तो जाहिर तौर पर टीएमके इसको छोड़ेगी नहीं। स्टालिन तो मजे मजाए राजनीतिज्ञ है, वे कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वे कोई फिल्म जगत से आए हुए कोई सिर्फ अभिनेता नहीं है। विरासत में राजनीति उनको मिली है और राजनीतिक रूप से एक परिपक्व खिलाड़ी है। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा करती है। बिल्कुल, इसका एक तरीके से सिर्फ तुरंत का असर नहीं होगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी कम से कम सियासी में देखने को मिलेगा और इंडिया अलायंस में किस प्रकार की स्थिति होगी ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, खबर होगी पंजाब से, जहां धमाके पर सियासत हो गई है तेज। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है।
हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता अपनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 15100 पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और खबर पंजाब से, जहां पर जालंधर और अमृतसर में 2 कम तीव्रता वाले धमाकों के बाद में सियासी धमाका भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पंजाब के जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ बता रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहद विवादित बयान दिया है और बीजेपी पर इस प्रकार के धमाकों का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है, क्योंकि भले ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन इस पर सियासत होने के बाद में भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। जालंधर के BSF मुख्यालय के बाहर और अमृतसर के खासा आर्मी कैंप के पास हुए धमाकों ने जहां सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है, वहीं इस गंभीर घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देर रात हुए इन धमाकों के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है, वहीं इस गंभीर घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देर रात हुए इन धमाकों के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पंजाब पुलिस, बम निरोधक दस्ते और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पंजाब के DGP गौरव यादव ने शुरुआती जांच में पाकिस्तान समर्थित ISI नेटवर्क की आशंका जताई है। DGP के मुताबिक इस तरह की घटनाएं पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। मामले में FIR दर्ज कर कई एजेंसियां संयुक्त जांच में जुटी हैं, जबकि NIA की टीम भी जांच में शामिल हो गई है। This is part of Pakistan's ISI's designs to cause disruptions in Punjab। ਤੇ पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ ਤੇ अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ परपेट्रेटर्स हैगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अरेस्ट करांगे। लेकिन इस पूरे मामले ने तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन धमाकों को चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए बीजेपी पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे छोटा मोटा धमाका तक कह दिया। ये जेडे बम धमाके होए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट होए ने, जो भी जांच जारी है। ये बीजेपी दी पंजाब दी इलेक्शनां दी तैयारी है। ये बीजेपी जेड़ी है, ये जेड़ी स्टेट च इलेक्शन लड़नी हुंदी है उत्थे जाके पहला लड़ाई कराउंदे है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बॉर्डर स्टेट पंजाब में सुरक्षा मामलों पर इस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब DGP शुरुआती जांच में ISI कनेक्शन की बात कर चुके हैं, तब मुख्यमंत्री राजनीतिक आरोप क्यों लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों से अलग सुर क्यों बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दिया गया दुर्भाग्यपूर्ण बयान बताया। वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने धमाकों को पंजाब की शांति बिगाड़ने की साजिश बताते हुए पूछा कि क्या भाजपा से राजनीतिक विरोध के कारण
मान को आईएसआई का बचाव करना पड़ रहा है। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको क्लेम कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के हैं वो कह रहे हैं बड़ी कैटेगोरिकली कि ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड है दीज टू ब्लास्ट। और मुख्यमंत्री जी इस पे इज पुटिंग अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ऑन इट। अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने ये बयान दिया, यह निंदनीय है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं, और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है? पंजाब में धमाकों की जांच अब कई एजेंसियों के हाथ में है, लेकिन इन विस्फोटों ने सुरक्षा से ज्यादा सियासत को गर्म कर दिया है। सवाल यही है, आखिर पंजाब की सुरक्षा पर राजनीति कब तक जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। इंडिया का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच MDH। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी संकट को 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया। जहां दुनिया भर में LPG गैस और पेट्रोलियम के दामों में उछाल है, तो वहीं भारत में केंद्र सरकार अब तक कीमत को काबू रखने में बेहद कामयाब साबित हुई है। भले ही वैश्विक चुनौतियां लगातार परेशानी पैदा कर रही हों, लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा की तैयारी के चलते सरकार ने आम लोगों पर बोझ नहीं पड़ने दिया। पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट के बावजूद देश में LPG और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि इस संकट के बीच भी घरेलू LPG का वितरण सामान्य है। वहीं व्यावसायिक LPG का वितरण 70% तक किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स अफेक्टेड हैं, चाहे वो एलपीजी हो या क्रूड हो या नेचुरल गैस हो। परंतु भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि पश्चिम एशिया के प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। मंत्रालय लगातार भारतीय नाविकों के संपर्क में है। पिछले 48 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। भारत के झंडे वाले सभी जहाजों का संचालन बिल्कुल सामान्य रूप से जारी है और देश के किसी भी पत्तन में यातायात का दबाव नहीं देखा जा रहा है। All Indian seafarers continue to be safe in the region and no incident involving Indian flag vessel has been reported since the last briefing in the past 48 hours. No incident has also been reported on any foreign flag vessels carrying Indian seafarers. The ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 2,999 seafarers, including 23 in the last 48 hours from various locations across Gulf region. सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल पंप पर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। साथ ही सरकार ने आम लोगों से अपुष्ट खबरों और जानकारी से बचने की सलाह दी है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट के लोगो और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। ये पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट है जिसमें सदस्य और ऑब्जर्वर देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ 95 देशों के 400 से अधिक संरक्षक, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और नीति निर्माता शामिल होंगे। बिग कैट्स के संरक्षण को वैश्विक मंच देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 के लोगो और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस आकर्षक लोगो में शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा 7 प्रमुख प्रजातियों को एक साथ दर्शाया गया है जो वैश्विक एकता और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। इस अवसर पर समिट की एक विशेष प्रमोशनल फिल्म भी जारी की गई। Today the IBCA Summit website has been launched. This website will serve as a dedicated global platform for the summit, enabling outreach, engagement and sharing of information related to the event. The summit is strategically significant as it will strengthen international partnerships, promote South-South cooperation and inspire collective action across big cat range countries. It will also help conservation efforts with global biodiversity and climate goals. अपने संबोधन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे वैश्विक स्तर पर बिग कैट संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने ये साबित किया है कि संरक्षण और विकास साथ साथ चल सकते हैं, जिससे पर्यावरण मजबूत होता है और लोगों की आजीविका भी सशक्त होती है। A key outcome of the summit will be adoption of the Delhi Declaration on Big Cat Conservation, a unified global commitment that will articulate shared priorities, strengthen transboundary cooperation, and promote a landscape-based approach for conservation big cats and their habitats. सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम थीम के साथ ये समिट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने का मंच बनेगी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी, जो दुनिया भर में बिग कैट संरक्षण के लिए एक अनूठा वैश्विक गठबंधन है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत को दुनिया के इनोवेशन पार्टनर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने पेरिस में एक सफल रोड शो आयोजित किया, जिसमें आगामी भारत इनोवेट्स 2026 के लिए मजबूत जमीन तैयार की है। 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस में आयोजित होने वाले इस मेगा टेक शो का लक्ष्य भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक निवेशकों के साथ जोड़ना है। क्या है खबर, आप देखिए इसको विस्तार से। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शिक्षा मंत्रालय ने पेरिस में एक रोड शो के जरिए भारत इनोवेट्स 2026 की रूपरेखा पेश की। तकनीक की दुनिया का यह प्रतिष्ठित आयोजन 14 से 16 जून तक फ्रांस के नीस शहर में होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षा क्षेत्र को दुनिया भर के बड़े निवेशकों, विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के साथ एक मंच पर लाना है। Our purpose is also to inform the world the deep tech innovations that are there in India's higher education institutions. Many of them are top in the QS ranking, one of the prestigious world university rankings. So our idea is to bring to the world and to let them know that in Indian higher education institutions, there is a lot of investment which is going on in terms of ideas, and startups are coming out and emerging from those. So that is the basic fundamental principle with which we are working to bring it out to the world. इस बैठक में फ्रांसीसी इनोवेशन इकोसिस्टम और प्रमुख निवेश संस्थानों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान कॉर्पोरेट लीडर्स और टेक कंपनियों की दिलचस्पी से साफ हो गया कि दुनिया भारत इनोवेट्स 2026 को लेकर काफी उत्साहित है। इस दौरान भारत फ्रांस की स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि कैसे वैश्विक निवेशक भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। वही बैठक में शामिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने निवेशकों के साथ भविष्य की नई संभावनाओं पर भी चर्चा की। Feedback that we're getting from France is they're really excited. I think there's a lot of potential to co-create, co-develop, co-manufacture, and I'm excited that Indian startups are bringing solutions that the world needs to NEAS this year. बैठक में ये भी बताया गया कि भारत इनोवेट्स 2026 में सेमीकंडक्टर, एडवांस कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे 13 प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में भारत की ओर से 120 से अधिक दिग्गज स्टार्टअप्स अपनी तकनीक और इनोवेशन का प्रदर्शन करेंगे। पेरिस से रोहिणी गोसावी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक